तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि 3 to 4 मंथ्स के बच्चों की डेवलपमेंट कैसे होती है, उनके कौन से माइलस्टोन्स अचीव होते हैं, उनकी ग्रोथ कैसे होती है। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 3 to 4 मंथ्स के बीच के बच्चों को आप उनके साथ कैसे खेल सकते हो, उनको कैसे एंगेज रख सकते हो, या उनकी और ब्रेन की डेवलपमेंट होने के लिए और आगे आने वाले माइलस्टोन्स को डेवलप करने के लिए आप क्या क्या घर पे ही कर सकते हो। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है कि एक बार बच्चे एक्टिव जब हो जाते हैं तो पेरेंट्स को समझ में नहीं आता कि उनको एंगेज कैसे रखें, उनके साथ क्या क्या खेल खेल सकते हैं। क्योंकि बच्चों को तो कंटिन्यूस अटेंशन चाहिए होता है, नहीं दिया तो वो रोना चालू कर देते हैं या फिर क्रैंकी हो जाते हैं, और उनको एंगेज रखना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि एक तो बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा रहता है, थोड़ी देर में वो एक खेल में बोर हो जाते हैं, फिर उनको कुछ अलग चीज़ चाहिए होती है, फिर उसमें भी वो बोर हो जाते हैं, फिर और कुछ अलग, ऐसे 3-4 चीज़ें उनको एक साथ करनी होती है या एक के पीछे एक करनी होती है। इसलिए कुछ कुछ गेम्स आपको जानना ज़रूरी है ताकि आप उनको एंगेज रख सकते हो, उनको तो उनके साथ आप खेल सकते हो। जैसे हमने माइलस्टोन्स डिवाइड किए थे ग्रॉस मोटर फाइन मोटर में, तो ये एक्टिविटीज़ भी मैं आपको वैसे ही डिवाइड करके बताऊंगा, तो आपको याद रहने के लिए भी ईजी हो जाएगा और फॉलो करने के लिए भी ईजी रहेगा। ग्रॉस मोटर में पहले के वीडियो में हमने देखा था कि उनका टमी टाइम चालू करना है आपको। इस बार भी टमी टाइम ही आपको करना है, पर थोड़ा अलग तरीके से करना है। उनको डायरेक्टली पेट के ऊपर नहीं सुलाना है, उनको धीरे धीरे आपको रोल करना है ताकि वो रोल ओवर सीख जाएंगे। रोल ओवर करने के लिए जैसे ही वो आपको बस उनको एक करवट पे लेके रखना है या एक साइड पे लेके सुलाना है, वो अपने आप रोल ओवर होके पेट पे सो जाएंगे। अगर कुछ बच्चे हाफ रोल ओवर कर रहे हैं, मतलब पीठ पे सो रहे हैं और वो एक साइड पे हो सकते हैं, तो फिर आपको उनको बस पीछे से थोड़ा सा पुश देना है ताकि वो पेट पे सो जाए, और फिर उसके आगे टमी टाइम आपको कंटिन्यू करनी है। जैसे पहले हम टमी टाइम के लिए उनको उठा के खुद से पेट पे सुला देते, अभी वैसे नहीं करना है उनको। इसमें ये फ़ायदा है कि उनको रोल ओवर भी सीख जाएंगे और उसी के साथ टमी टाइम भी हो जाएगा। टमी टाइम में आप चेंजेस ये करने हैं आपको कि ड्यूरेशन बढ़ाना है। पहले कुछ मिनट्स के लिए कर रहे थे, कुछ सेकंड्स के लिए कर रहे थे, अभी उसको मिनट्स में करना है और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। क्योंकि अभी 3 महीने के ऊपर ये टमी टाइम आपको बर्पिंग में भी हेल्प करता है, आपको सेपरेटली बर्पिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टमी टाइम में ही बच्चे बहुत बार डकार दे देते हैं, ये एक फ़ायदा होता है। इसलिए टमी टाइम का आप ड्यूरेशन बढ़ाते जाओ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ। दिन में अभी 3-4 बार करने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा बार भी कर सकते हो। और टमी टाइम के टाइम पे अभी उनके सामने खिलौने रखना चालू कर दो। कोई भी खिलौने हो सकते हैं, वो आवाज़ करने वाले खिलौने या म्यूज़िकल खिलौने या जो भी आपके पास खिलौने हैं उनके सामने रख दो। उनके रीच में होने चाहिए, वो उनका हाथ उन तक पहुंचना चाहिए। एक बार उनको सामने कुछ खेलने को मिल गया, कुछ टॉयज़ मिल गए, तो फिर वो टमी टाइम एंजॉय करते हैं। अगर आपने उनको सामने कुछ भी नहीं दिया खेलने को, बस ऐसे ही रख दिया, तो वो कुछ ही सेकंड्स में क्रैंकी हो जाएंगे और फिर रोना चालू कर देंगे। और फिर एक बार उनको टमी टाइम की डर बैठ गया या वो उसे हेट करने लगे, तो फिर उनको टमी टाइम देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो टमी टाइम में भी आपको उनको पेट पे रख के एंगेज रखना है, और वो एंगेज रखने के लिए आपको ये सब टॉयज़ रखनी है। मोबाइल का यूज़ उनको एंगेज रखने के लिए बिल्कुल नहीं करना है। मोबाइल का स्क्रीन उनको बहुत एडिक्टिव रहता है, उनको बहुत पसंद आता है, उसकी बहुत जल्दी आदत लग सकती है। तो कोई भी स्क्रीन हो, मोबाइल, लैपटॉप, कोई भी स्क्रीन हो या टीवी, उसके सामने उनको टमी टाइम बिल्कुल नहीं देना है। उसके अलावा आप उनके साथ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स खेल सकते हो, या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स उनके सामने रख सकते हो जो सेल्फ प्लेइंग होते हैं, या जो बच्चों के कैसियो मिलते हैं पियानो टाइप जो रहता है, वो उनके सामने रख सकते हो। ये उम्र में उनकी आदत रहती है कि वो हाथ से सब कुछ पटकना रहता है, उनको हाथ उनको सब चीज़ों पे मारना होता है। तो अगर आपने उनके सामने कीबोर्ड रख दिया म्यूज़िकल का, या कुछ बजने वाली चीज़ें रख दी, ड्रम जैसा कुछ रख दिया, तो उसके ऊपर हाथ मारते रहेंगे, उसमें से आवाज़ आएगी, तो उनको उसका और मज़ा आता है। ये उनके हेयरिंग के लिए भी अच्छा है, उनका म्यूज़िकल टेस्ट इंप्रूव करने के लिए भी अच्छा है, और ये टमी टाइम में एंगेज रखने के लिए भी काफ़ी काम आता है। और ग्रॉस मोटर में एक नई चीज़ जो आपकी करनी है, वो है उनको बैठना सिखाना है आपको। अभी ये उम्र में आप उनको डायरेक्टली बेड पे नहीं बिठाना है, या विदाउट सपोर्ट उनको बैठना चालू नहीं करना है। तो आपको उनको जब आप उनको घुमाते हो, तो हम कई बार देखते हैं कि आप उनके कंधे पे लेके घुमाते हो। उसका ही एक सेपरेट दूसरा एक तरीका ऐसा है कि आप उनको आपके सामने पकड़ के, जैसे इस फोटो में दिखा है, आपके सामने पकड़ के आपका एक हाथ उनके बम के नीचे होना चाहिए सपोर्ट के लिए, और दूसरा हाथ उनको छाती को पीछे से कवर रैप किया हुआ सपोर्ट के लिए, मतलब वो आगे गिर न जाए। और बम के नीचे का हाथ इसलिए कि उनको ऐसे बैठने वाला फील आए।
जब भी आप उनको घुमाने जा रहे हो तो कुछ मिनट्स के लिए ऐसे उनको आप बैठ के आपके हाथ में बैठ के घुमा सकते हो। जब आप उनको आपके हाथ में बिठाओगे तो उनका पीठ आपके पेट पे या आपके चेस्ट पे रेस्ट होना चाहिए, वो स्ट्रेट रहना चाहिए। और उनका सर भी आपके चेस्ट या नेक के आसपास रहना चाहिए सपोर्ट के लिए। मतलब उनका फुल बैक, नेक एंड बैक सपोर्टेड रहना चाहिए। हिप्स के नीचे का हाथ ऐसा रखना है कि आपको हिप्स 90 डिग्रीज में रहने चाहिए। तो उनका बैक और हिप्स का एंगल 90 डिग्री रहना चाहिए। जैसे हम अगर चेयर में सीधा बैठते हैं तो अपना जो एंगल रहता है 90 डिग्री का, वैसा रहना चाहिए। पैर नीचे फ्रीली हैंग हो रहे तो वो चलेगा, क्योंकि उनको वैसे भी पैर हिलने की बहुत आदत रहती है। इसके अलावा अगर आप चेयर पे बैठे हो तो उनको आप चेयर पे भी लेके बैठ सकते हो। सेम तरीके से आपके लैप पे उनका बम रहेगा, उनकी पीठ और नेक सपोर्टेड रहेंगे आपके पेट या चेस्ट से। तो उनका बैक पूरा आपके ऊपर रेस्ट रहेगा और पैर खाली खुले रहेंगे, उनको कुछ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक होल्डिंग अभी काफ़ी बेटर रहता है, इसलिए नेक को भी स्पेशली सपोर्ट आगे से देने की ज़रूरत नहीं है। पीछे बस आपके ऊपर वो रेस्ट करे, वो काफ़ी है। तो ऐसे उनको बैठना सिखाना आप कहीं पे भी कर सकते हो। चलते चलते घुमाते हुए आप लेके कर सकते हो, या फिर चेयर पे बैठ के कर सकते हो, या इवन इनफैक्ट आप उनको गद्दी पे बिठा के एक बेड के साइड में, बेड के एज पे पैर नीचे छोड़ के उनका बम मैट्रेस पे रहेगा और पीछे से सिर्फ आपके हाथ से उनको बैक को सपोर्ट करोगे और दूसरे हाथ से उनको चेस्ट को सपोर्ट करोगे, तो 90 डिग्री में खड़ा रहेगा। इस तरीके से भी उनको आप बैठना सिखा सकते हो। आप जिसमें कंफर्टेबल है आप उसे कर सकते हो। ये दिन में 3-4 बार भी किया तो भी चलेगा। जितना आपका स्टेमिना आप उतना कर सकते हो। इनफैक्ट बेबीज़ को ये अगर ऐसे बैठ के आपने घुमाया तो उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो आपने नोटिस किया होगा अगर आप उनको कंधे पे लेते हो तो वो हमेशा पीछे ही देखते रहते हैं, मतलब टर्न होके ही देखते रहते हैं, क्योंकि उनको आगे देखना होता है। ये बैठने के स्टाइल में उनका सर भी आंखें भी आगे रहती है, तो उनका आगे का देखने में भी मज़ा आता है और वो काफ़ी देर तक ऐसे एंगेज रह सकते हैं। ये पोजीशन में उनको बैठ के घुमाने की पोजीशन में बहुत रेयरली वो क्रैंकी होते हैं, क्योंकि उनको मज़ा आ रहा होता है सब आजू बाजू में देखने का। इसलिए एक बहुत अच्छा तरीका है उनको बैठना सिखाने के लिए। फाइन मोटर में उनकी ग्रिप इम्प्रूव हो जाती है अभी 3 महीने 4 महीने के बाद। उसे और इम्प्रूव करने के लिए और उसे अच्छा करने के लिए आप उनको टॉयज़ देते रहना है जिनको पकड़ सकते हैं। और थोड़े बहुत टॉयज़ थोड़े बड़े होने चाहिए पर हल्के होने चाहिए उठाने के लिए, जिनके वो पकड़ने के लिए भी वो ट्राई करते हैं। और उनके साथ खेलने के लिए आप जो भी रिंग्स या डैंगलिंग टॉयज़ रहते या कोई भी टॉय रहता है, आप उनके सामने उसको पकड़ना है ताकि वो उसे पकड़ने की ट्राई करेंगे। उनका हाथ वो आपकी तरफ लेके आएंगे, वो टॉय की तरफ लेके आएंगे और उसे वो पकड़ने की कोशिश करेंगे। इससे उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होता है, आई कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होता है और ग्रिप अच्छी होने में भी हेल्प होती है। और ये अलग अलग पोजीशन में करना है। कभी आपने लेफ़्ट साइड में टॉय पकड़ा है, कभी राइट में पकड़ा है, कभी सेंटर में पकड़ा है, थोड़ा दूर पकड़ा है, फिर दूर से नीचे लेके आए हैं, ऐसे भी कर सकते हो। तो हर अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग एंगल पे ये करना है। इससे उनकी आँखें वो टॉयज़ को फॉलो करती है, उससे भी विजन इम्प्रूव होने में मदद होती है। वो भी टॉय को फॉलो करना सीखते हैं और ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज़ फाइन मोटर में है कि जो साउंड करने वाले टॉयज़ है, रैटल टॉयज़ जिसे कहते हैं, उनको लेके आप हर एक डायरेक्शन में उनके सर के पास वो साउंड करना है ताकि वो उसे देखने की कोशिश करेंगे। वो नेक मूवमेंट की कोशिश करेंगे, नेक स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, या बहुत बार उसे वो टर्न होने की भी कोशिश करते हैं। तो हर एक डायरेक्शन में, कभी पीछे, कभी लेफ्ट में, कभी राइट में, उनके सर के पीछे, उनके आँख के ऊपर या सर के ऊपर आवाज़ करना, ताकि उनकी नेक इम्प्रूवमेंट, नेक पकड़ना और इम्प्रूव हो जाता है। इससे नेक मूवमेंट्स भी अच्छे होने में मदद होती है, हियरिंग इम्प्रूव होता है, वो लोकलाइज कर सकते हैं आवाज़ कौन सी डायरेक्शन से आ रही है और उस डायरेक्शन में वो नेक मूवमेंट भी करना चालू करते हैं। सोशल एंड लैंग्वेज में आपको उनको स्टोरीज़ पढ़ के बतानी है। आप उनके सामने गाना गा सकते हो, आप उनको कुछ भी आपका डेली रूटीन बता सकते हो, आपके दिन में क्या हुआ बता सकते हो। बस ये बताते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको ये सब एक्सप्रेशन करके बताना है। आपके चेहरे पे एकदम पोकर फेस नहीं रहना चाहिए, एक्सप्रेशन लेस फेस नहीं रहना चाहिए। जो भी आप बता रहे हो उसे एक्सप्रेशन, अगर कुछ हैप्पी चीज़ बता रहे हो तो उसे ऐसे स्माइल करके बताओ, कुछ बुरी चीज़ बता रहे हो तो थोड़ा फ्रॉन करके बताओ।
या कुछ नॉर्मल चीज़ बता रहे हो तो थोड़ा चेहरे पे स्माइल लेके बताओ, या कुछ स्टोरी बता रहे हो आप तो स्टोरी में जैसे एक्सप्रेशंस है वैसे ही आपको चेहरे पे एक्सप्रेशंस लाके उनको बताना है। वो आपका एक्सप्रेशन देख के ही उनको बहुत मज़ा आता है, वो आपके एक्सप्रेशंस को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, बहुत नोटिस करते हैं। ये सब उनका ब्रेन रिकॉर्ड कर रहा है। ये अलग अलग एक्सप्रेशंस वो आपसे ही सीखने वाले हैं, तो उनको भी पता रहना चाहिए कि गुस्सा कैसे दिखता है, या खुशी कैसे दिखती है, या रोना कैसे दिखता है। ये सब उनको पता नहीं है। ये आपको अभी सुनने में बहुत फनी लग रहा होगा कि ये सब तो बहुत बच्चे जैसी बातें हो गई, पर ये एक्चुअली बच्चे के लिए ही हम कर रहे हैं। बच्चों को गुस्सा क्या है, या एंग्री फेस क्या होता है, रोने वाला फेस क्या होता है, या अभी कुछ भी पता नहीं है। उनको ये सब ज़ीरो से सीखना है, और ये सब वो सीखते हैं अपने पेरेंट्स से ही। फिर उनको नाम से बुलाना, या उनको स्टोरी बुक आपको दिखाना है, उसमें जो भी ड्राइंग होगा, एनिमल का होगा, कुछ भी होगा, उसे पिन पॉइंट करके उनको बताना है कि ये क्या है। अगर हाथी है तो ये बताना है कि ये हाथी है। उनको वो बुक देखने दो, वो ये नोटिस करते रहेंगे आप क्या उनको दिखा रहे हो। कुछ एक्शंस है तो वो एक्शंस करके दिखाओ, जैसे पानी पीने की एक्शन हो या खाना खाने की एक्शन हो। अगर स्टोरी में कुछ एक्शंस है, मतलब जो आप पढ़ रहे हो उसमें कुछ एक्शंस है, वो एक्शन आप करके दिखाओ। उनको आप मिरर भी दिखा सकते हो, वो खुद का रिफ्लेक्शन मिरर में देख के भी उनको काफ़ी मज़ा आता है। वो नोटिस करते हैं उनके खुद के हाथ, खुद का चेहरा कैसा है, खुद का नाक क्या है, खुद के बाल क्या है, किसने उनको पकड़ा है। ये सब वो नोटिस करते हैं मिरर में। वो खुद मिरर में अपने चेहरे को देख के उसे टच करने की कोशिश करते हैं। इसमें भी उनको बहुत मज़ा आता है। मिरर प्ले भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये एज के लिए। ये आप नॉर्मली भी ऐसे भी कर सकते हो, या जब टाइम टाइम दे रहे हो आप तो उनके सामने छोटा सा मिरर रख के भी कर सकते हो। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कॉग्निशन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आपका थिंकिंग, आपका सोचना कैसा है, प्रोसेसिंग, कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करना, कोई भी चीज़ मेमोराइज करना या रिमेंबर करना, कोई भी चीज़ को समझना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सब कॉग्निशन में आता है। कॉग्निशन के लिए बुक्स में आपको आपके फिंगर से दिखाना है कि ये क्या है, अगर कोई पिक्चर है तो वो क्या है, उसमें से पढ़ना है। इसलिए पिक्चर वाले बुक्स ही ज़्यादा खरीदें, अलग अलग टाइप के, सब एनिमल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब। उनको वो समझे ना समझे आपको वो दिखाना है, उंगली से आपको बताना है कि ये कौन सा फ्रूट है। मराठी में बताओ, इंग्लिश में बताओ, हिंदी में बताओ, जो भी आपकी लैंग्वेज है, 2 लैंग्वेज में आप उनको बताओ। बुक्स के साथ आप ये कर सकते हो। फिर नए चीज़ें सीखने के लिए आप घर में जब उनको घुमा रहे हो या बाहर घुमा रहे हो तो हर एक चीज़ उनको दिखाओ। ये सब प्रोसेसिंग के लिए काफ़ी हेल्प होती है। ये वो रिकॉर्ड करना चालू, उनका ब्रेन ये सब रिकॉर्ड कर रहा है। फिर सेंसरी डेवलपमेंट, मतलब टच का जो डेवलपमेंट रहता है, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स या अलग अलग टच कैसे होते हैं, गर्म मतलब क्या, ठंडा मतलब क्या, रफ टेक्सचर क्या होता है, स्मूथ क्या होता है। ये सब सिखाने के लिए आपके घर में जो भी ऑब्जेक्ट्स है अलग अलग टाइप के, कुछ स्मूथ हो गया जैसे पिलो या कुछ कॉटन, रफ कुछ आपके घर में होगा, या ठंडा जैसे बर्फ़ जैसा कुछ हो गया, या ठंडे हाथ भी ले सकते हो, या थोड़ा सा वार्म कुछ ले सकते हो, या स्टील के बर्तन थोड़े ठंडे रहते हैं, या थोड़ा वार्म अगर कुछ कप होगा, या ज़्यादा भी गर्म नहीं, बस गर्म क्या होता है वो पता चलने के लिए। ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स है, या डिफरेंट शेप के ऑब्जेक्ट्स, या डिफरेंट टेक्सचर के ऑब्जेक्ट्स। ये सब आप एक तो उनको हाथ लगाने दे सकते हो, सेकेंड आप उनके पेट पे टच कर सकते हो, या पीठ पे टच कर सकते हो, लेग्स पे टच कर सकते हो। बहुत सारे चीज़ें आप कर सकते हो उनके टच सेंसेशन डेवलप करने के लिए, उनका सेंसरी डेवलपमेंट करने के लिए। तो टोटल 3 to 4 मंथ्स के बच्चों के लिए ये सब गेम्स आप खेल सकते हो, ये सब चीज़ें आप उनके साथ कर सकते हो, उनके साथ उनको एंगेज रखने के लिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे 5 to 6 मंथ्स के बच्चों की डेवलपमेंट कैसे होती है, और उनके साथ आप क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।